हाँ, तो देखो म्यूटेशन थ्योरी जो कि बकवास और गलत है, ह्यूगो विडरीस की म्यूटेशन थ्योरी वो यही है कि जिन्होंने मतलब रिसर्च एक पेड़ पे किया था शायद से इवनिंग टाइम मोर मतलब ये नाम है उस पेड़ का। तो ये क्या मतलब इनका मतलब क्या थ्योरी था कि म्यूटेशन का कि मतलब कि जो है मतलब म्यूटेशन का मतलब कि बहुत बड़ा चेंज आता है और वो भी एकदम सडन अचानक से आता है। धीरे-धीरे नहीं जनरेशन बाय जनरेशन नहीं एकदम अचानक से वो आता है और वो भी नॉन डायरेक्शन यानी कहने का मतलब ऐसा नहीं कि वो म्यूटेशन इसलिए आ रहा है ताकि वो सर्वाइवल एडवांटेज जैसे 3 केसेस पढ़े थे ना, वो फ़ायदा दिखा इसलिए नहीं, वो नुकसान के लिए भी आ सकता है, नॉन डायरेक्शनल, इनहेरिटेबल। तो वही है कि उनका यही वाला ये जो कि मतलब ह्यूगो विटरीज़ का और जो पहले डार्विन ने मतलब उनका तो मतलब ये म्यूटेशन इज़ इक्वल टू के लिए मतलब उनके लिए वो वेरिएशन ही चल रहा है, लेकिन वेरिएशन और म्यूटेशन एक ही चीज़ है छोड़ो। मतलब वो क्या कहते थे डार्विन की ग्रेजुअल चेंज आते हैं, धीरे-धीरे जनरेशन बाय जनरेशन आता है और छोटा-छोटा धीरे-धीरे जीन्स बदलता है और डायरेक्शनल फ़ायदे सर्वाइवल एडवांटेज के लिए यानी कि मतलब कि फ़ायदे के लिए होता है। लेकिन ये क्या करते थे कि एकदम सडन अचानक से चेंज आता है और वो भी बहुत बड़ा चेंज आता है। कभी-कभी तो पूरा एक से एकदम अलग स्पीसी अचानक से मतलब पूरा चेंज हो जाता है और नॉन डायरेक्शन ज़रूरी नहीं कि फ़ायदे के लिए नहीं, नुकसान के लिए भी जाएगी। जैसा कि देखो वो वही बोल यहाँ पे लिखा गया कि कभी-कभी इतना बड़ा जंप आता था कि पूरी स्पीसी ही बदल के इंसान से कुत्ता बन जाता था। मतलब ये ऐसा नहीं है लेकिन मतलब यही है कि मतलब स्पीसी ही बदल जाती है। इसी एकदम मतलब कि ऐसे जंप को सॉल्टेशन बोलते हैं जब स्पीसी सिंगल स्टेप में बदल के दूसरी हो जाए। मतलब कि सिंगल स्टेप में यानी कि एक ही बार में बहुत बड़ा म्यूटेशन हो तो सॉल्टेशन बन जाए और ह्यूगो विटरीज़ की वही तो बस थ्योरी है कि नॉन डायरेक्शनल भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि फ़ायदे के लिए यही होगी, नुकसान के लिए भी हो सकती है और यही जो लिखा था कि अचानक से सडन चेंज आता है। अब देखो कुछ इवोल्यूशन का प्रूफ वगैरह पता नहीं क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन मिनरलिज्म देखो पहले के ज़माने में जब ब्रिटिशर सिटीजन नहीं यार मतलब पहले के ज़माने में पेड़ जो है पेड़ पे लाइकेन चिपका रहता था मतलब कि लाइकेन लगा रहता था लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद लाइकेन लगभग ख़त्म हो गया और वो क्यों पहले क्योंकि एयर पॉल्यूशन कम था इसीलिए एयर पॉल्यूशन में SO2 भी आता है तो पहले SO2 कम था और SO2 जो है एनिमी है ये लाइकन का मतलब कि किसी चैप्टर में वो क्या है कि इंडिकेटर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन यानी कि वही एक SO2 लाइकेन का दुश्मन है। तो पहले एयर पॉल्यूशन कम था तो लाइकेन बचा मतलब कि लाइकेन रहता था लेकिन जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जैसे इंडस्ट्रीज लगी धुआं निकला तो SO2 भी बढ़ा एयर पॉल्यूशन के साथ तो लाइकेन को ख़त्म कर दिया इसीलिए लाइकेन लगभग कम हो गया तो कह सकते हैं। तो पहली चीज़ ये थी लाइकेन पहले ज़्यादा था फिर कम हो गया। दूसरी चीज़ ये कि क्योंकि पहले देखो लाइकेन था तो पीछे मतलब पेड़ का मतलब वाइट से ढका रहता था तो जो वाइट मॉर्थ थी वाइट मॉर्थ मतलब सात से तितली होती है पता नहीं मतलब जो लाइट मॉर्थ थी और देखो एक ठो बस यहाँ पे डार्क मॉर्थ है ये वाली लाइक बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन लेकिन आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादातर डार्क मॉर्थ रही क्योंकि मतलब पीछे का बैकग्राउंड भी डार्क हो गया था मेलानिज्म क्योंकि चला गया था तो और देखो पहले तो देखो इसलिए क्यों ऐसा क्यों हुआ क्यों मतलब ये शो कर रहा है कि ये इंडस्ट्रीज के आने की वजह से तुम में मेलानिज्म बढ़ गया है तुम काले हो गए हो क्यों क्योंकि एयर पॉल्यूशन तुम्हारे अंदर चला गया है मेलानिज्म चढ़ गया है यानी वो ये कहना चाहता है कि डार्क हुआ है क्योंकि मेलानिज्म बढ़ गया है आफ्टर मतलब कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एक तो ये और दूसरी चीज़ ये कि पहले जो मतलब कि पता नहीं कौन आता था और कोई इसको खाता था तो क्योंकि पहले लाइट वाला लाइट लीचन रहता था तो मतलब कि वाइट वाला टिटलियाँ बच जाता था डार्क वाला मतलब मारा जाता था लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद पीछे का कवर जो है डार्क हो गया तो अब डार्क वाला बच जाता है लाइट वाला मारा जाता है पहले लाइट था तो लाइट वाला बच जाता था। और ऐसा और जो एक चीज़ ये कि ऐसा नो वेरिएशन कंप्लीट ऐसा नहीं कि एकदम अचानक से कोई सडन चेंज आता है और मतलब कि नो वेरिएशन कंप्लीट ऐसा नहीं कि वेरिएशन में कोई कंप्लीटली रिमूव हो जाता है अभी भी एक बचा छोड़ो इतना भी नहीं वो पता नहीं
देखो जैसा कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसा कि बोले थे, ऐसा नहीं कि एकदम वाइट, कहने का मतलब ये है कि हल्का है। देखो पहले मतलब वो एयर पोल्यूशन नहीं था तो CO2 नहीं था, तो ये मतलब हल्का था। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद एयर पोल्यूशन CO2 आया तो फिर वो लीचेन भी चला गया और प्लस में मेलानिज्म तुम में बढ़ गया है। और पहले ये वाला मतलब बच जाता था, ये केवल एक तो खा जाता था, अब ये वाला बच जाता है, नहीं पहले ये वाला खा जाता था, ये सब बच जाते थे, अब ये खा जाता है, ये बच जाता है। हाँ, तो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन वाइट वाला 3 यानी कि वो उसका नंबर ज़्यादा था। अब जो है काले वाले का नंबर ज़्यादा होगा आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेकिन कोई भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगा, यही उसमें कहना था जो अभी बोले नहीं समझ। तो देखो अगली चीज़ ये है कि जैसे मान लो कि तुम्हारे अंदर कोई बैक्टीरिया घुस गया, तो मान लो कि कोई एंटीजन यानी बैक्टीरिया आ गया, एंटीजन आ गया, तो अब उसको मारने के लिए दवा लोगे, एंटीबायोटिक लोगे, तो कुछ तो मतलब एंटीबायोटिक काफ़ी को तो एंटीजन को यानी काफ़ी बैक्टीरिया को मार देंगी, लेकिन कुछ बैक्टीरिया होंगे जो इवॉल्व करके उस एंटीबायोटिक से भी ना मरे, यानी रेजिस्टेंस ड्यूरेबल हो जाए। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कुछ खुद को इवॉल्व कर लेंगे तो वो बच जाएंगे। देखो ये नेचुरल सिलेक्शन लगभग हुआ कि सेल अपने आप सेलेक्ट हो गए, लेकिन उसमें भी अभी आएंगे। हमने क्योंकि दिया ह्यूमन एंटीबायोटिक दिया, इसीलिए वो रेजिस्टेंस बने, अभी उस पर भी आएंगे। अभी यहाँ तक समझो। और ऐसे ही पेड़ में भी था, पेड़ में जैसे हर्बिसाइड वगैरह, मान लो कि कौन बैक्टीरिया आता था, हर्बिसाइड मान लो बैक्टीरिया आया, तो वो अब हर्बिसाइड आया, अब हमने उसको उस पर कुछ पेस्टिसाइड वगैरह मतलब कि मारने के लिए बैक्टीरिया कुछ सेलेक्ट मतलब डाला, तो छिड़का, तो जो मतलब खुद को इवॉल्व कर लिया, अपग्रेड कर लिए, ड्यूरेबल कर लिए, उस मतलब कि जो भी हमने मतलब उनके झाड़ के लिए मतलब कि दो भी दिया इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ओक्टिसाइड, तो जो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस बच गए वो ही इवॉल्व कर कि मतलब कि वो बच गए हैं, यहाँ पे ये कहना था। और देखो इसमें एक चीज़ और कि ऐसा नहीं कि इस बैक्टीरिया को मतलब कि रेजिस्टेंट बनने के लिए, यानी कि इवॉल्व करने के लिए काफ़ी जनरेशन, ऐसे ह्यूमन में क्या है कि 100-80 साल बाद लोग मरते हैं तो उनका जनरेशन लगभग चेंज होगा, लेकिन इसमें क्योंकि जल्दी जल्दी मरते हैं इसीलिए जनरेशन जल्दी जल्दी चेंज हो। तो देखो ये नेचुरल तो है कि मतलब ये अपने आप इवॉल्व कर रहा है, लेकिन फिर भी ह्यूमन ने का भी है, क्योंकि एंटीबायोटिक वो दिया तभी वो एंटीबायोटिक से ड्यूरेबल होने के लिए रेजिस्टेंस खुद को बना, इसलिए ह्यूमन में भी यहाँ पे भी ह्यूमन ने भी डाला तभी वो एंटीबायोटिक डाला तभी वो रेजिस्टेंस बना, इसी को वो मतलब कि ह्यूमन क्योंकि डाल रहा इसीलिए वो नेचुरल हो रहा है, इसी को एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन बोलते हैं। हाँ, तो देखो जैसे मान लो तुम्हारे अंदर बैक्टीरिया घुस आया और तुमने उसके लिए एंटीबायोटिक मान लो स्ट्रेप्टोमाइसिन खाया, तो वो खुद को बैक्टीरिया अब उसके अकॉर्डिंग नेचुरली खुद को इवॉल्व करेगा, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंस बनने की कोशिश करेंगे, कुछ बैक्टीरिया बन पाएंगे फिर उसमें से। तो वही है मतलब कि इसमें देखो क्या कहना है कि देखो स्ट्रेप्टोमाइसिन खाया तो स्ट्रेप्टोमाइसिन वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंस बनेगा, लेकिन अगर कानामाइसिन अगर मान लो वहीं पे खाते तो वो कानामाइसिन बैक्टीरिया रेजिस्टेंस बनता। यानी कि ये चीज़ नेचर के अकॉर्डिंग डिसाइड होगी कि कैसे, अगर नेचर के अकॉर्डिंग स्ट्रेप्टोमाइसिन खाओगे तो स्ट्रेप्टोमाइसिन बनेगा, अगर नेचर के अकॉर्डिंग मतलब नेचर कहने का मतलब ये नेचर पे डिपेंड करेगा कि वो उसके अकॉर्डिंग वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंस बनेगा, खुद से वो नहीं खुद को वो कर रहा है, नहीं नेचर डिसाइड कर रहा है कि वो कैसा मतलब कि किसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस बनेगा। हालांकि खाया तो ह्यूमन नहीं, लेकिन वो कहने मतलब ये कि क्योंकि वो नेचर डिसाइड किया, स्ट्रेप्टोमाइसिन खाओगे कि कानामाइसिन, उसके अकॉर्डिंग बैक्टीरिया खुद डिसाइड नहीं कर रहा है, नेचर डिसाइड कर रहा है कि कौन रेजिस्टेंस मतलब कि समझ। तो वही है कि मतलब इवोल्यूशन इज नॉट डायरेक्टेड दिस प्रोसेस इन सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन, यानी कि आप नहीं करते, वो नेचर के अकॉर्डिंग होता है शायद। एवोल्यूशन इज नॉट अ डिटरमिन्ड प्रोसेस, हम सोच के नहीं आए, नेचर के हिसाब से बदलते रहते हैं, नेचर के अकॉर्डिंग जो बेस्ट। हम सोच के नहीं आए हैं, हम नहीं डिसाइड करते, नेचर डिसाइड करती है हम कैसे बदले। तो ये स्टोकास्टिक प्रोसेस है, स्टोकास्टिक। गॉट इट? चलिए, सो विद दिस वी आर डन विद ऑल द थ्योरीज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। एक बार मैं यहां से देख लूं, एडाप्टिव एडिशन पिछली कक्षा में कर लिया था, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। हां जी, मैं ये बात कर रही थी, हां जो मैं लाइफ स्पैन की बात कर रही थी ना, यहां है बेटा लाइफ स्पैन की बात जो मैं कर रही थी। यस, डार्विन थ्योरी, द रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ न्यू फॉर्म इज लिंक्ड टू द लाइफ साइकिल ऑफ लाइफ स्पैन। माइक्रोब्स जो फास्ट डिवाइड करते हैं वो जल्द देखिए इनका स्पीसी का जनरेशन घंटों में मतलब कि इवोल्यूशन इनका जन्म प्लाज्म बदलता अपनी है। अगली बेटर वैरायटी बना लेंगे एज कंपेयर टू अदर ऑर्गेनिज्म जिनका लाइफ स्पैन बड़ा होता है। कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया ग्रोइंग इन अ मीडियम हैज बिल्ट इन वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी टू यूटिलाइज द फीड कंपोनेंट। अ चेंज इन द मीडियम वुड ब्रिंग ओनली दैट पार्ट ऑफ पॉपुलेशन दैट कैन सर्वाइव अंडर न्यू कंडीशंस। ठीक है जी, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस वेरिएंट पॉपुलेशन आउटग्रोज द अदर एंड अपीयर्स एज अ न्यू स्पीशीज। बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं बेटा जी। यहां पर बेटा जी बात बोल रहे हैं कि आपके पास एक कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया है जो कि मीडियम ए में ग्रो कर रही है। मान लो इसमें 1 2 3 4 5 6 बैक्टीरिया
बैक्टीरिया है, ठीक है, 6 बैक्टीरिया है, जस्ट एग्जांपल। आपने मीडियम को चेंज करके ए से बी कर दिया, तो कुछ तो अपनी जान ले देंगे, भैया 3 तो मर गए, बचे कितने? 3, यानी कि यही 3 थे जो अपने अंदर बेनिफिशियल वेरिएशन ला पाए और बी वाले मीडियम में भी ग्रो कर पाए। नाउ दिस वुड हैपन विद इन डेज। अब बैक्टीरिया में ये जो चेंज आया कि भाई मैं बी में भी ग्रो कर लूंगा, ये तो दिनों में आ गया। और द सेम थिंग टू हैपन इन फिश और फाउल, मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाएंगे, क्योंकि उनका लाइफ स्पैन क्या है? देखिए बैक्टीरिया में कुछ डेज लगेंगे खुद को इवॉल्व करने के लिए, लेकिन वहीं पे फिश फार्म को मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाएंगे, क्योंकि वो का लाइफ स्पैन बड़ा है। तो इंसान को तो ट्रिलियन ऑफ ईयर्स लग जाएंगे, या तो क्वाड्रिलियन है, उससे ज़्यादा ज्यादा है। अब बैक्टीरिया में दोबारा देखिए, फिटनेस ऑफ बी इज बेटर देन ए अंडर न्यू कंडीशन। अगर न्यू कंडीशन यानी कि इस बी मीडियम में के बारे में बात करूं, तो ये 3 तो फेल हो गए, इनकी तो कोई फिटनेस नहीं है, ये 3 अपने बेटर है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस देखे तो बेटर है। तो वही है जिसकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस, यानी कि वो जो 3 लॉस थे, वो फिटनेस जिसकी अच्छी होगी वही जीते, मतलब इवॉल्व कर पाएगा, या तो कह सकते हैं जी पाएगा। न्यू कंडीशन यानी कि इस बी मीडियम में के बारे में बात करूं, तो ये 3 तो फेल हो गए, इनकी तो कोई फिटनेस नहीं है, ये 3 अपने बेटर है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस देखे तो बेटर है, ये आगे प्रोलिफरेट करेंगे, ठीक है जी। नेचर सेलेक्ट्स फॉर फिटनेस, वन मस्ट रिमेंबर दैट सो कॉल्ड फिटनेस इज बेस्ड ऑन द कैरेक्टर्स व्हिच आर इनहेरिटेड। फिटनेस बेटा फिजिकल फिटनेस नहीं होती है, फिटनेस होती है जो कैरेक्टर आप इनहेरिट होकर आगे जनरेशन में जाता है। सो देयर मस्ट बी जेनेटिक बेसिस फॉर गेटिंग सिलेक्टेड टू इवॉल्व, ठीक है जी। सिलेक्ट वही होगा जिसके जर्म प्लाज्म में बेटर चेंज होंगे। क्लियर कट लाइन लिख दी, जेनेटिक बेसिस होना चाहिए सिलेक्शन के लिए। ऐसे तो वही है कि जर्म प्लाज्म यानी कि जीन्स में चेंज होना चाहिए। वो जो मतलब कि सर्म प्लाजन क्या बोलते हैं, एक और है, मतलब कि जो जैसे कि माइंड में कुछ चीज़ सीखते हैं वो सब नहीं, जर्म प्लाज्म में चेंज होना चाहिए। कान में पियर्सिंग कराने से और सोमैटोप्लाज्म में चेंज लाने से नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा ना, वही सोमैटोप्लाज्म नहीं, जर्म तुम सिलेक्ट प्लाज्म होगे। से। अनदर वे ऑफ सेइंग इज दैट सम ऑर्गेनिजम्स आर बेटर दिमाग में नहीं, डीएनए से। अडैप्टेड टू सर्वाइव, व्हाइल इन दूसरों के लिए हॉस्टाइल हो सकता है। अडैप्टेबिलिटी इज इनहेरिटेड। ये जो हम अडैप्टेशन सीखते हैं ना, कुछ ऑर्गेनिज्म क्योंकि अगर साइटोप्लाज्म अभी जो भी बोले थे, अगर उसमें कोई एक बंदा दिमाग लगा के एक कुछ बड़ा कर भी दिया, चेंज कर भी दिया, तो केवल उसका एक जनरेशन ही उसका फ़ायदा ले पाएगा, केवल वही वो बड़ा कर पाया। लेकिन अगर वहीं पे अगर वो जीन्स में घुसा पाया उस चीज़ को, तो उसका हर जनरेशन लगभग पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगा कि कुछ बड़ा कर पाएगा। इसीलिए जो उस सोमाप्लाज्म जो भी बोला, उसमें करने का कोई मतलब नहीं है जर्म प्लाज्म में, ताकि ज़्यादा जनरेशन कर पाए बजाय कि एक। अडैप्ट कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, ये अगली जनरेशन में जाता है। इसका जेनेटिक बेसिस है। तो फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी ऑफ अडैप्ट एंड गेटिंग सिलेक्टेड बाय नेचर। तो फिटनेस क्या है बेटा जी? अंत का रिजल्ट है। तो पहले आप चेंज एनवायरनमेंट में अडैप्ट करते हैं, अडैप्टेशन एक इनहेरिटेबल फीचर है क्योंकि उसका जेनेटिक बेसिस है, और उसके बाद आप फिट कहलाते हैं, जो कि एक आखिरी स्टेप होगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया ब्रांचिंग डिसेंट वगैरह हमने कर लिया, ये सारी बातें भी हम करके आ चुके हैं। पढ़ते हैं बेटा जी, सॉल्टेशन में मैंने आपको बता दिया है, म्यूटेशन थ्योरी लिखी हुई है यहाँ पे, दिस वी हैव डन। नेक्स्ट इज हाँ, तो देखो वो मतलब कि ये 50 से 1 घंटे का लगभग और पार्ट बना है, इतना वीडियो बना के। देखो इसमें वही है कि मतलब कि ये डायनासोर कैसा बना था, छिपकली कैसे बना था, सांप कैसे बना था, वो सब इसमें है। कि मतलब कि जैसे कि पहले पानी में रहता था, तो फिर कैसे मतलब वो फिर ज़मीन पे आया, फिर ज़मीन से धीरे धीरे मतलब रेंगने वाला कीड़ा बना, फिर रेंगने वाले से थोड़ा थोड़ा चलने वाला, फिर ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ, और फिर बर्ड वगैरह, मतलब वही सब चीज़ें आगे इसमें, जो कि बाद में अगर तो टाइम मिला तो कवर अप करेंगे, नहीं तो फिर बाद में अगर छूट जाए तो इतना पार्ट केवल देख लेना दोबारा, नहीं तो और बाकी सब पीछे का बता ही दिए।